तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और मेरा नाम है आयुष शर्मा और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू हुआ है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। ठीक है। और उसी के चलते आज हम 23 जनवरी 2023 में जो आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे सॉल्यूशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है। तो यदि भाई आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर 7 एंड 84। दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसको हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्तय जिसको हम एलसीएम के नाम से जानते हैं, क्रमशः 7 और 84 है। एचसीएफ दिया हुआ है आपको 7, एलसीएम दिया हुआ है आपको 84। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 7 है, यदि उसमें से पहली संख्या, फर्स्ट संख्या में मान लेता हूं 7 है, तो और दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो सबसे पहले सर दूसरी संख्या पता लगना चाहिए क्या है। ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है ना, कोई भी दो नंबर हो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई आता है वही उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ये रूल मैं पहले भी बता चुका हूं और इस तरीके क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एग्जाम में आने के चांसेस है भाई, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसमें एचसीएफ की जगह 7 पुट किया, एलसीएम की जगह 84 पुट किया, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। 7 से ये 7 डिवाइड हो जाएगा तो सेकंड नंबर कितना आ गया आपका। तो आप बोलेंगे सर सेकंड नंबर आ गया 84। यदि दूसरी संख्या 84 है और पहली संख्या ऑलरेडी गिवन है आपको 7, उसमें क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस, तो 77 है सर, 77 है डिफरेंस। ठीक है। चलिए, अ मैन्युफैक्चरर सेल हिज प्रोडक्ट एट 10% प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। एक निर्माता अपने उत्पाद को 10% लाभ पर वितरक को बेचता है। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है जो डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए की चीज को मान लेते हैं 110 में बेचता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटर सेल सेल्स इट टू द कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को सेल करता है और वो कितने प्रॉफिट पर सेल करता है, वो 5% प्रॉफिट पर सेल करता है। ये तो 5% कैसे निकालेंगे सर, इसका 10% तो हो गया 11, और 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका 5% कितना जाएगा, 5.5। तो इसको 5.5 प्रॉफिट पर बेचेगा तो 115.5 पर बेचेगा। ठीक है। उसने बोला यदि कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए इतनी है, देखिए कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस इतनी है और यहाँ पर हमारी नहर में कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर 115.5 दिख रही है, लेकिन ये भैया कितनी बोल रहे हैं, ये बोल रहा है 11,500 है। तो सर इतने की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। चॉकलेट कंसेप्ट को याद करिए। यहाँ पर बोला गया डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को कितना प्रॉफिट हुआ सर, 100 की चीज को 110 में बेचा तो 10 का प्रॉफिट हुआ। तो सर आपको 10 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोला गया नेगलेक्ट द फ्रैक्शन। नेगलेक्ट द फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। तो भाई देखिए ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं। जब भी ऑप्शन दूर दूर होते हैं और आपको बोला जाता है कि पॉइंट में नहीं लाना है, आपको पॉइंट को इग्नोर करना है या फ्रैक्शन में नहीं लाना है, तो आपको अप्रॉक्स लेकर चलना है। तो मैं यहाँ पर ये 115.5 की जगह 115.5 की जगह, एक बात बताइए, ये 115 डायरेक्ट दिख रहा है ना सर, तो ये 0.5 को भूल जाओ ना। 0.5 का ही तो फर्क है, इसको भूल जाओ, इसको 115 ही मान लो। तो 115 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड होकर 100 आ जाएगी। तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। 10 की वैल्यू 1000 आएगी, 1000 के सबसे पास यही ऑप्शन दिया है। हमने देखो इसको कहीं ना कहीं डिवाइड करना था, 0.5 को हमने कम कर दिया, मतलब 0.5 का हिस्सा अपन ने कम कर दिया, हमने ज्यादा कम नंबर से डिवाइड किया, मतलब बाद में आंसर इससे छोटा आना चाहिए, तो छोटा आंसर यही आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी से स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। देन फिर वह 400 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वो 400 सेकंड अगले 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो वो बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड होती है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल गति बटे में कुल समय। कुल गति कितनी, सॉरी गति नहीं, कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर सर 100 मीटर दूरी यहाँ चली और 200 मीटर यहाँ चली। कुल समय कितना है, तो आप बोलेंगे सर 200 सेकंड प्लस 400 सेकंड। तो कितना आंसर जाएगा, 300 अपॉन में 600। ये कट गया सर, ये काटेंगे तो 0.5 या फिर आधा बोल सकता हूँ, आधा मीटर पर सेकंड इसका आंसर जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक किया गया आपका। ये क्वेश्चन देखिए पिछली बार भी रिपीट हो चुका भाई, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से इनको करके जाएं। इनमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है आपको।
यहाँ पर जो भी चीज सेम हो जाए, चाहे न्यूमरेटर सेम हो जाए चाहे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हमको कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो। यदि मैं डिनोमिनेटर को सेम करना चाहता हूं तो सबसे पहले सेम ये कब होगा, इनके एलसीएम पर, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा इन सबका गुणज, उसी को हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो इन सबका सर एलसीएम होगा 72, 72। अब आप बोलेंगे सर आप तो रट कर आए, मैं रट कर नहीं आया हूँ भाई, ये प्रैक्टिस से होता है, जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं ना। अब मुझे आज देखिए, आज ये 25 या 26 सेट में सॉल्व करा चुका हूँ आपको। तो रेगुलरली एक ही पैटर्न के सेट्स में आपको सॉल्व करा रहा हूँ एसएससी जीडी के। तो ये प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट आता है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख देख कर आपको समझ में आने लगता है कि इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से होती है, ऐसा नहीं है कि मैं याद करके और आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो सर इन सबका एलसीएम 72 हो गया, तो मेरा मोटिव है कि सर नीचे सब में 72 बनाऊंगा। तो यदि मुझे सब में 72 बनाना है तो मैं क्या करूंगा। सर आप बोलेंगे कि सर 72 बनाने के लिए आप पहले वाले में, यदि इसको 72 बनाना है तो पहले वाले में आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, दूसरे वाले को 72 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, इसको बनाना है तो हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 18 का, और इसको बनाना है तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4 का। क्या इतनी बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते ही देखिए ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, तो उससे मतलब ही नहीं है। हमको न्यूमरेटर देखना क्या क्या बनेगा। तो सर पहले वाले में देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 नीचे, और ऊपर 9 5 जा 45। दूसरे वाले में 8 का होगा तो 8 4 जा 32। तीसरे वाले में 18 का होगा तो 18 1 जा 18। चौथे वाले में 4 का होगा तो 4 11 जा 44। तो जिसका जो सब न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर। ये देखिए सबसे बड़ा है। हमको बोला असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही तो आपको देखा होगा मूवी में आया था आशिकी 2 में, वो आरोही की बात नहीं चल रही भाई। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा सर, 18 वाला, और 18 वाला नंबर कौन सा है, 1/4। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/4, सर 1/4 देखिए 3 में आ रहा है। उसके बाद आएगा क्या, 18 के बाद सर 32 आ रहा है तो 4/9 आएगा, तो 4/9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसके बाद किस में आएगा, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा 44, तो 11/18, 11/18 इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन है जो अपना आंसर। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। शिवम मुकेश मिलकर इसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा है शिवम और मुकेश मिलकर, देखो यहां पर मोहित है ये। अब यार ये क्वेश्चन तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, दो दो लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मोहित और शिवम के बारे में बोला है, मोहित और शिवम के बारे में 4 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला है सुमित और मुकेश के बारे में, कितने दिन में कर रहे हैं वो, 5 डेज में। फिर लास्ट में बोला है कि मोहित और मुकेश मिलकर इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक पैटर्न बताया था कि यदि ए बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करे, बी सी मिलकर उसी काम को वाई दिन में करे, और सी ए, वापस ए आ गया, मिलकर इसी काम को जेड दिन में करे, तो यदि मुझे ए बी सी से काम कराना है ना, तो वो कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इससे बेस्ट तरीका इस दुनिया में आज तक नहीं आया, आगे आ सकता है पर अभी तक नहीं आया। ठीक है। तो क्या करेंगे सर, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में पहला कितना है 4, इंटू में 5, इंटू में 6, डिवाइडेड बाई 2, 2 नहीं आएगा, एक्स वाई मतलब ये 4 5 जा 20, प्लस वाई जेड मतलब 5 6 जा 30, प्लस 6 4 जा 24। तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 34 जा 120, 122 जा 240। ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 50 और 24 74 हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है। अब हम इसको काट देते हैं, 37 और ऊपर आ जाएगा 120, यही आंसर है आपका। तो 37 और 120 अपॉन में 37 आंसर है, तो 137 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में 74 आ जाएगा। नहीं, 3 बार में काट सकते, 111 और 9 बच रहा है। तो यही आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए बी सी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है। बी टेक्स 33.33 लेस टाइम देन सी। बी यदि सी से 33.33% लेस टाइम लेता है, 33.33 का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 लेस टाइम लेने का मतलब यदि ये 3 काम करता है तो उससे एक काम कम करेगा ये 2। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क। सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। भैया ये टाइम का रेशो दिया है, यहां पर देखो टाइम का रेशो,
यहाँ पर टाइम का रेशियो देखो कि बी जो है वो 2 दिन में कर रहा है और यहाँ पर कितना बोल रहा है 18, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू दी हुई है 18 डेज, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डेज। तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें ये इसका तो कोई काम ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट देता है, तो दोनों का समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। भैया एकल छूट निकालने का, जिसको हम सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं या फिर हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब दो डिस्काउंट एक बार में दिए जाते हैं ना, तो उसको एक बार में निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये हम आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फाइनल डिस्काउंट के नाम से इसको हम जान सकते हैं। फाइनल डिस्काउंट यदि आपको निकालना हो या फिर आपको एकल डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। तो पहला डिस्काउंट 25 का, दूसरा 28 का, माइनस में 25 इंटू में 28 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 25 फोर सा कट जाएगा, 4 7 सा ये कट जाएगा, तो 25 प्लस 28 माइनस में 7, तो ये मिलकर आ जाएगा 46। यही आपका आंसर है 46%। ठीक है, सोनिया को 25,000 के ऋण पर एक वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज देना होगा? दशमलव, चलिए पूर्णांक तक लेना है, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन खतरनाक दिख रहे हैं, सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा, बट इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, 12 मंथ में ब्याज लग रहा है 12% का। ठीक है, वो बोल रहा है कि ब्याज क्वार्टरली लग रहा है। क्वार्टर वो जो आप समझ रहे हैं वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही। तिमाही मतलब 3 माह, हर 3 माह में आपके एग्जाम होते हैं तिमाही एग्जाम, मतलब क्वार्टरली एग्जाम मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने में, हर 3 मंथ में। ठीक है, तो हर 3 मंथ में मतलब कितनी बार लगेगा सर? ये तो 4 बार लगेगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ऐसे ये 4 टाइम्स लगेगा। कितने बार लगेगा? 4 टाइम्स लगेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी। 3-3% का 4 बार लगेगा, 3-3 महीने में 4 बार लगेगा, और टोटल 12% ब्याज लग रहा है। 12% ब्याज लगने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि सर यदि 12% इंटरेस्ट आपको लग रहा है, हर 3-3 महीने में हम लगाएंगे, तो हर 3 महीने में देखो 12 महीने में 12% ब्याज था, तो हर 3 महीने में कितना लगेगा ब्याज? 3% का लगेगा। हर 3 महीने में 3% का लगेगा। सर यहाँ पर एक, मैंने आपको इससे पिछली क्लासेस में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको गोल्डन रेशो या फिर मैंने आपको इसको डायमंड रेशो के नाम से पढ़ाया हुआ है, डायमंड रेशो के नाम से। डायमंड रेशो से हम सीआई के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सीआई निकालने का तरीका है। तो 4 बार की बात चले ना, क्योंकि देखो 3-3% लगाएंगे तो हम 4 बार लगेगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स के लिए फॉर्मूला होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1। ठीक है, लेकिन ब्याज हर बार सेम लगना चाहिए, तो 3% ही लग रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है सर? तो प्रिंसिपल जो भी है ना उसका 3% यहाँ लगेगा, फिर जो आया उसका 3% यहाँ लगेगा, फिर जो आया उसका 3% यहाँ लगेगा, और जो आया उसका 3% यहाँ लगेगा। इस तरीके से हम सीआई निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यदि इतनी बात क्लियर हुई हो तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, आगे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, रब कर दिया मैंने। तो क्या रेशियो था सर? 4:6:4:1। हमने क्या बोला? प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल है 25,000, इसका 3% निकालिए। तो 25,000 का 3% कितना होगा? 25,000 का 1% होगा 250, 3% कितना हो जाएगा? 750। फिर उसका भी 3% निकालिए, तो इसका 3% निकालूंगा मैं, तो सर इसका 1% होगा 7.5, 7.5 का 3%, 7.5 1% हो गया, 3% मतलब 3 का मल्टीप्लाई, तो 22.5। फिर रेशो, इसका फिर 3% निकालेंगे, तो इसका 1% होगा 0.225, इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 675, 0.675 ये हो जाएगा। अब इस तरीके से करते जाएंगे, लेकिन आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? मान लेते हैं ये कुछ भी आएगा, अप्रोक्स करके देखते हैं। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा सर, सीआई निकलेगा कैसे? 4 × 750 प्लस 6 × में 22.5 प्लस 4 × में 0.675, और आगे 1 × में जो भी ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रुकना आप। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 750 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। सर 3,000 तो यही हो गया ब्याज। तो सर इसमें से ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इससे बड़ा ही आएगा, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गया भैया। उसके बाद 22 का 6 टाइम्स करेंगे तो 22 6 से होता है 132, और 132 में 3 और ऐड करेंगे क्योंकि 0.5 6 से 3 हो जाएगा, तो 135 और हो गया, तो 3,135। सर तो ये ऑप्शन छोटा पड़ गया, ये भी नहीं होगा। तो भैया आगे ये सॉल्व करना ही नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सॉल्व करते हुए आपको एग्जाम में आपको ऑप्शन देखते हुए चलना भाई। ये देखिए, एग्जामिनर यही चाहता था कि आप आधे में ही यहाँ आ जाए, एग्जामिनर एग्जैक्टली यही चाहता था, और आप उसके चाहत के अगेंस्ट जाएंगे ना भाई, तो दिल तो टूटेगा ना उसका, क्योंकि शीशा हो या दिल हो,
टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 सेंटीमीटर व्यास व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्माण किया जा सकता है? भैया बोला जा रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है, एक बड़ा सा गोला है, मान लेते हैं स्फीयर है, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा ना वही बराबर होगा, बोल रहा कितने सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। मैं मान लेता हूँ सर एक्स सिलेंडर बनाए जाते हैं, चलो एक्स बुरा लगता है, एन सिलेंडर मान लेते हैं। भैया कल आपका महापर्व आने वाला है, ठीक है, कल आपका महापर्व है, अच्छे से आप लोग मनाएं, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें, एसएससी जीडी का पेपर आ गया है, महापर्व को साइड में रखें। मान लेते एन सिलेंडर बन जाएंगे, ठीक है। भाई जो मना सकते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो लोग नहीं मना सकते, जिनको बुरा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एग्जाम निकालिए, उसके बाद आपका भी समय आएगा। हर व्यक्ति का समय आता है, लाइफ में हर चीजें डिसाइड है। यदि आप अभी जो चीज नहीं कर पा रहे ना भाई, सब चीजों का समय तय है, लिखा हुआ है, वो भी आपके साथ होगा। ठीक है, तो दुखी ना हो, हमारे जैसे इस तरीके से पढ़ाई करते चले, ठीक है। तो सर मान लेते हैं कि एन सिलेंडर बनेंगे, तो एन सिलेंडर बनेंगे तो एन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, एन सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, नहीं होता 4/3 पाई r क्यूब होता है। और एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेडियस, इसकी डायमीटर कितनी है स्फीयर की, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू में 3/2 हो जाएगी रेडियस, 3 गुना, 3 रेडियस है। उसके बाद एन इंटू में रेडियस इसकी कितनी है सर, इसका डायमीटर 4 है, तो इसकी रेडियस आएगी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, और हाइट कितनी है 54। बस इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए तो काटा पीटी मचा दीजिए, 4 से तो ये सर ये 4 उड़ गया, ठीक है। ये 3 3 से 9, 9 6 3 3 9 से 27, 27 2 ये कट गया, तो एन कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एन आ जाएगा, ये क्या बन रहा भाई, कुछ मिस्टेक कर दिए यहाँ पर। एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, देखते हैं कितनी आ रही, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो एन की वैल्यू डिवाइड में क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाउ मेनी मेटेलिक स्फेयर, अच्छा हाउ मेनी मेटेलिक स्फेयर ना भाई, तो सिलेंडर से बनाना है ना पिघला कर, तो एन भैया इधर आएंगे, तो एन भैया इधर आएंगे, यही गलती थी भाई, है ना। समझ नहीं आया, मेरा माथा घूम गया, दिमाग घूम गया भाई मेरा, है ना, शुद्ध भाषा में माथा घूम गया। समझ नहीं आई ये हुआ क्या है ना, तो 41/48 नहीं आएगा, 48 आ रहा है, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होकर 48। तो 48 यहाँ पर बनेंगे क्या, गोले। मतलब हमने क्या कर दिया था कि गोले को पिघलाकर सिलेंडर बनाया था, बट एक्चुअल में सिलेंडर को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। क्लियर होगी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, बड़ा कंजेस्टेड है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। एक्स ब्रैकेट के अंदर -3 -6, फिर ब्रैकेट के अंदर -a, और फिर करली ब्रैकेट, फिर अपना स्क्वायर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर 6, फिर -3, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ये, फिर -a, कितना हौच पौच कर दिया इसको, आधा तो कंफ्यूजन यही हो गया, =6a, कुछ भी करते हैं ऐसे सीडी में। चलिए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में जाना है, तो हम क्या बोलेंगे सर, देखिए 6, ये -a, इसके अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 6a, और फिर प्लस का 6a का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ये माइनस का 18a, और माइनस का 18a का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 18ax। अब इधर देखें, -3 इंटू -a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू ए 3 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई -3 में होगा तो कितना हो जाएगा, -9a, और फिर उसका मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, -54a। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू चल रहा है 6a, ठीक है। अच्छा a सभी में से कॉमन लेकर कट कर दिया, तो क्या बच रहा है सर, माइनस का 18a -54 इज इक्वल टू 6, 54 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 18a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन में 18, वो भी माइनस का। चलिए काट देते हैं, 6 10 60, 6 3 18, तो माइनस का 10/3 इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नहीं था भाई, बट इसमें थोड़ा सा ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो देख कर जाए इनको। यदि राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, राम का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, 10% कम होने का मतलब 1/10 कम है, मतलब भीम का यदि 10 है तो इनका 9 है,
तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना ज्यादा है? भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना ज्यादा है? तो एक ज्यादा है कितने से? 9 से। और 1/9 शास्त्रों में लिखा है 11.11। परसेंट में ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 11.11 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रखें भाई, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज की बेसिक क्लास में ये बताया था। अगला क्वेश्चन देखें। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%, 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए। भैया एमपी पर छूट दी जाती है, तो एमपी पर यदि 28% की छूट दी तो उसको कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो उसको सर आप बोलेंगे 72% में बेचा, 100 की थी तो। ठीक है, तो उसकी ही वैल्यू दी हुई है 13,392। 100 की वैल्यू निकालना है, तो सर यहाँ से एक की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 13392 डिवाइडेड बाय 72। और 100 की वैल्यू निकालना है तो 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। बस काट देते हैं इसको। काटते जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो उससे भी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। 72 से काटेंगे तो 72 टू सा 144 हो जाएगा। थोड़ा टफ हो जाएगा, काट लेते हैं हम सिंपल तरीके से। 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, फिर 1 इधर, 4 4 सा 16, 4 8 सा 32। 18 से काटते हैं अब, 18 1 सा 18 आ जाएगा। 18 1 सा 18 के बाद कितना बच रहा है? तो आप बोलेंगे सर 15 बच रहा है। 154 काटेंगे तो 8 बार में कट सकते हैं। 18 8 सा कितना होता है? तो 144 होता है। 10 आ गया 1, तो 6 बार में 108, तो ये आ जाएगा 18600, 18,600 इसका आंसर। टीना और शीना की आय 2:3 है। टीना और शीना की इनकम जो है वो 2:3 है। और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 3:5 है। यदि दोनों एक एक हजार बचाते हैं, भैया इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक एक हजार बचाते हैं, तो उनकी इनकम देखिए भैया, सेव करना मतलब दोनों की सेविंग यहाँ पर दी हुई है कि 1,000 सेविंग टीना भी करती है और 1,000 सेविंग मीना भी करती है। जो भी नाम है इनका, टीना और सीना जो भी नाम है ना, तो 1,000 दोनों सेविंग करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है टीना की इनकम निकालिए, टीनाज इनकम इज। देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इनकम में से क्या माइनस कर दूं कि एक्सपेंडिचर आ जाए? तो सर ये 2:3, 3:5 कब बन रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर 2:3, 3:5 जब बन रहा होगा जब दोनों की एक एक हजार इनकम में माइनस कर दूंगा तब। तो बस यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मेरे को पता है आपको। 2 × 5 माइनस में 3 × 3, ये मैंने बताई हुई है। उसके बाद 3 में 1000 माइनस में 5 में 1000। ठीक है, लेकिन ये साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन को साथ में लेना। तो ये 1000 माइनस का साथ में आएगा और ये प्लस कर माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस साथ में चलेगा। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस में 9 3 27 इज इक्वल टू 3000 माइनस, तो ये हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस 5000। तो ये हो जाएगा 8000। एक सेकंड, ये माइनस है ना? हाँ, माइनस में ही आएगा डिफरेंस। तो ये कितना बच रहा है यहाँ पर? 17। कहीं पर दिक्कत हो रही है यहाँ पर भाई? 5 2 9 3 27 37, 10 3 3 9। एक सेकंड, इसको इस मेथड से मत करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रहा है। इसकी दूसरी मेथड देखते हैं। देखो, इनकम के बारे में दिया है कि दोनों की इनकम 2:3 में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। किस किस की? टीना और शीना की। उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है सर 3:5 में। ठीक है, दोनों के दोनों एक एक हजार बचाते हैं, दोनों एक एक हजार बचाते हैं। तो आपको एक काम करते हैं सर, ये एक्स मान लेते हैं दोनों और ये वाई मान लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से करके बताता हूँ, देखिए। तो टीना की इनकम यदि 2x है और शीना की इनकम यदि 3x है, उसमें से यदि मैं एक्सपेंडिचर 3y इनका माइनस करूंगा और इनका मैं 5y माइनस करूंगा, तो जो दोनों का सेविंग आना चाहिए वो एक एक हजार आना चाहिए सर, एक एक हजार आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये होगा, तो ये आ जाएगा 2000x माइनस में 3000y इज इक्वल टू 3000x माइनस में 5000y। चलिए माइनस करते हैं, तो सर ये x उधर जाएगा तो 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000y। 1000x की कीमत 2000y है, तो सर यहाँ से x की कीमत कितनी आ जाएगी? 2y। तो x की कीमत 2y आ जाएगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सर, x की कीमत 2y आ जाएगी, मतलब x रेशो y कितना आ जाएगा? 2:1। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्चुअल इनकम कितनी आ जाएगी सर? 2 × 2 4 रेशियो में 3 2 6। और एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और ये 5। ठीक है, ये एक्चुअल ही है। तो सर यहाँ से देखिए एक एक कम कर रहे हैं, एक एक सेविंग कम कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। 4 की वैल्यू 4000 आ जाएगी।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको करने का मुझे दूसरा तरीका भी दिख रहा है। 10 9, हाँ देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, जो आपको इससे पहले बता रहा था उसको भी समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ कि पहले इनकम कितनी है तो आप बोलेंगे 2 3। एक्सपेंडिचर कितना है तो आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर का रेशियो 3 5 हो जाता है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बोल सकता हूँ कि सर इनकम में यदि मैं माइनस कर दूं सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 3 5 रेशियो में मिलेगी, तो सेविंग क्या करूंगा सर 1 1 हजार। तो जो जो हम टच करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो जो हम छेड़खानी करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इक्वल टू में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3000 आ जाएगा, क्योंकि सेविंग चल रही है इसलिए माइनस आ जाएगा। और फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5000, तो ये मिलकर 5000 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। वन की वैल्यू यहाँ से 2000 आ गई। तो आपको निकालना क्या है? टीनाज इनकम। टीना की इनकम कितनी है? 2। तो सर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 85%, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इससे पिछली शिफ्ट में भी आया हुआ है। 85%, 85% किसका? एक्स माइनस वाई का, बराबर है 35% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। परसेंट से परसेंट रिमूव किया, 5 7 35, 5 1 5 17 सा। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का रेशियो कितना आ गया? तो आप बोलेंगे वो आ गया 17/7। ठीक है। हमको निकालना क्या है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो सर सबसे पहले तो इन दोनों की हेल्प से हम x और y निकालना सीखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जो इनमें प्लस के मतलब माइनस वाले इनके सामने लिखा रहता है, ये बड़ा नंबर होता है, बिग नंबर होता है, और ये वाला स्मॉल नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं एक्स मतलब कितना बड़ा नंबर है, बिग नंबर है। बिग नंबर को निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने भाई? दोनों को जोड़कर आधा। तो 17 + 7 को जोड़कर मैं आधा करूंगा तो वो हो जाएगा 11। और दोनों को स्मॉल नंबर निकालना है तो क्या करूंगा? दोनों को माइनस करके आधा, तो वो कितना आ जाएगा? 5। ये आ गए वो दोनों नंबर, ये आ गए वो दोनों नंबर। बोला जा रहा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो वाई किसका? एक्स का। प्रतिशत में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो वाई यहाँ पर कितना है? 5। 5 एक्स मतलब 11 का कितना प्रतिशत है? तो सर ये सॉल्व करके आपको निकालना है। तो सर 1/11 जो होता है ना, देखो इसको मैं सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। 1/11 जो होता है ना, वो 9.09 होता है। तो अगर मेरे को 5 गुना निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 9 45। ये तो गलत हो रहा है यार। 40.545 होगा, ये आंसर आएगा। इसमें मुझे ये गलत दिख रहा है, आप देख लीजिए। 5 7 35 और ये सही है। 17 और 7 हो जाता है कितना? अरे यार 17 और 7, 17 और 7 ये थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, देखिए। 17 में 7 जब हम ऐड करते हैं ना तो वो हो जाता है 12 आएगा, ये 12। तो सर यहाँ पर ये नीचे 12 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चेंज हो जाएगा, इसको शॉर्ट में नहीं कर सकते। तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 5/12 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 500/12। तो यदि मैं जाऊंगा पॉइंट में तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 25 ज़ा 4 3 ज़ा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 2 यहाँ जाएगा। तो ये आंसर है आपका। ठीक है। राधा 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 लाख रुपए का ऋण लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और 2 वर्ष बाद ब्याज चुकाती है। तो कितना ब्याज चुकाएगी? सर 4 लाख रुपए उसने ब्याज लिया, 4 लाख रुपए राशि ली। 14% ब्याज है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 14% लग रहा था एक साल में, तो 7% लगेगा 2 बार। तो उसको 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो सर 2 साल का रेशियो डायरेक्ट गोल्डन रेशियो जो अभी बता कर आया इससे पहले, उसी बेस पर ये क्वेश्चन भी है। तो डायमंड रेशियो हमको पता होना चाहिए, 2 साल का ये होता है। और दोनों साल 7 7% लगेगा, 7 7% दोनों साल लगेगा। तो 4 लाख का 7% कितना हो जाएगा? तो 4 लाख का 7% निकालना, तो सर 1% तो हो जाएगा 4000, 2 जीरो हटाकर। और 4000 का 7 गुना कर देंगे तो 28,000 हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब इसका भी फिर 7% निकालूंगा मैं। ठीक है। तो सर इसका भी 7% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर लास्ट से 2 जीरो हटाया, इसका 7% मतलब 7 गुना। तो 0, 7 8 ज़ा 56 ज़ा 6, 5 कैरी ओवर, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, 1260। ठीक है। तो अब 28 2 ज़ा 56 हो जाएगा, 56,000 प्लस 1260। एक सेकंड, यहाँ क्या बोला जा रहा है? अरे ये लोन वाला क्वेश्चन है ना, एक सेकंड, मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया सॉल्व।
लोन लिया जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, लोन वाला क्वेश्चन था, 7% के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। अच्छा, 7% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 7% का मतलब होता है 100 पर 107 हो गया, 100 से 107 हो गया। लेकिन 2 साल की बात चल रही है, तो अगर ये हाफ ईयरली दिया जा रहा है तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा भाई? बट इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, सॉल्व करने से पहले पूछ क्या रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। राधा 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 लाख रुपए का ऋण लेती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक सेकंड, इसमें इंस्टॉलमेंट वाला भी कोई मैटर नहीं है, वही है जो हम कर रहे थे। इसमें हमको डायमंड रेशो ही लगाना है। डायमंड रेशो आपने 4 साल वाला पढ़ा है। देखो 4 बार कैसे हो रहा है, 14% पर एनम ना, तो मतलब एक साल में, मतलब बोल सकते हैं 12 मंथ में ये 14% लग रहा है, 14%। बट बोल रहा है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 मंथ में, तो 6 मंथ में कितना 7% लगेगा। और 2 ईयर की टोटल बात कर रहा है, तो 2 सालों में 2 ईयर में 6 6 महीने की कितनी साइकिल हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 4 साइकिल हो जाएगी। 6%, 6%, 6% एंड अगेन 6%। तो ऐसा 4 बार लगेगा। तो सर 4 बार का डायमंड रेशियो क्या होता है, हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। तो 4 6 4 1, ये क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 6% निकाल कर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। चलिए सबसे पहले 4 लाख का 6% निकालिए। 4 लाख का 6% निकालने के लिए आखिरी से 2 जीरो चले जाएंगे सर। 4 हजार का 6 गुना कितना हो जाएगा? 28 हजार। तो इसका 6% हो जाएगा 26,000 प्लस, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे इस तरीके से ना। उसके बाद फिर इसका हमको फिर 7% निकालना है, तो इसका 7% कैसे निकलेगा? 7% ही था ना, हाँ, इसका 7% कैसे निकलेगा? तो 2 जीरो रिमूव कर दो लास्ट में और इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो जीरो, 7 जीरो, 7 8 56 का 6, 5 कैरी ओवर, 7 2 14 और 5 19, तो 1960 आ गया। अब इसका 7% निकालिए। मेरे ख्याल से जब ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, तो कोशिश करना कि इसको लास्ट में करें या छोड़ दें। मैं छोड़ने का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ये पता होना कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपको नहीं पता होना। क्योंकि यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, समय चले जाए। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें समय जाएगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है, नहीं करना होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन होना ये जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट देख लें जिनने मैथ्स में 2 4 क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं, लेकिन समय पर करके वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे के जो इजी क्वेश्चन है उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इनको स्किप करें, और आगे जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के बाद लास्ट में इन क्वेश्चन के लिए समय दें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है। यदि हाँ आपकी प्रैक्टिस है तो इसको रेगुलर करते चाहिए। ठीक है, देखिए अब 7% निकालना है, तो 7 0 हो जाएगा, पॉइंट दो के पहले लगेगा। 7 6 42 का 2 आ जाएगा, 4 कैरी ओवर आ जाएगा। 7 9 63 और 4 67 का 7 आ जाएगा, 6 कैरी ओवर आ जाएगा। 7 1 7 और 6 कितना हो जाएगा? 23। दो के पहले पॉइंट तो कितना हो जाएगा? 237 पॉइंट समथिंग, और आगे भी कुछ आएगा। लास्ट वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका एक गुना ही होना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 28 हजार ये सही निकला ना हमारा। 7% निकालना था, दो को हटाकर 7% निकालेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है भाई। 7 0 0, 7 6 42 का 2, 4 कैरी ओवर, 7 9 63 और 4, 67 का 7, 6 से यहाँ, 7 1 7, 7 में 6 ऐड करेंगे ना तो 13 आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 28,000 इंटू में 4 गुना, प्लस 1960 इंटू में 4 6 टाइम्स, प्लस 137.20 इंटू में 4 टाइम्स, और प्लस में 1 इंटू में वो एक्स जो मैं लास्ट वाला मान नहीं रहा हूँ उसको नहीं लेना, क्योंकि अपना आंसर तब तक मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो 28 हजार का 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,12,000। ठीक है, प्लस 1960 का 6 टाइम्स, 6 0 0, 6 6 36 का 6, 3 कैरी ओवर, 6 9 54 और 357 का 7, 5 कैरी ओवर, 6 1 6 और 5 11। ठीक है भैया, मैं ये बोलता हूँ आप इनको यहीं लिखते चले। 1,12,000, उसके बाद कितना आ जाएगा? 11,000, 11,760, 11,760 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 0 4 2 8, पॉइंट लगाकर, 4 7 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 4 3 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 4 1 4 और प्लस 1 5। चलिए लिख देते हैं 0.80। अब यहाँ से ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 4 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 6 और 7 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 1। यहाँ देखिए 1,24,308 तो आ गया भैया। तो अब 308 तक तो हम पहुंच गए। ये सब तो देखो बहुत बड़े आंसर हो रहे हैं, लेकिन यही सबसे पास है। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जब हम इसका भी निकालेंगे ना 7%, ये 137 का, तो इसका 7% निकालेंगे तो ये 1 पॉइंट के समथिंग में आएगा, और 1 पॉइंट और ऐड होगा। तो ज्यादा बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए, 308 के समथिंग ही आंसर हमारा पहुंचेगा। ठीक है, तो 308 ये सबसे नजदीक इसके ही पहुंच रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि इतनी बात पूरी क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 13 सेकंड एंड 26 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। दो ट्रेन जिन जो एक पोल को क्रॉस करने में समय जो लेती है वो 13 सेकंड का समय लेती है और दूसरी लेती है 26 सेकंड का समय। ठीक है, तो दूसरी वाली का समय दिया हुआ है 26 सेकंड। अब हमको बोला गया है कि टू इफ दीज ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है, जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो वहां पर और दोनों ट्रेन चल रही है तो वहां पर कौन सी स्पीड लगती है भैया? रिलेटिव स्पीड लगती है, सापेक्ष गति जिसको बोलते हैं। और वो फॉर्मूला क्या बनता है? रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? दोनों ट्रेन की डिस्टेंस प्लस होगी अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे से उसने टाइम ही पूछा है, तो एक्चुअल में टाइम यदि हमको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों लिखा मैंने और टोटल डिस्टेंस क्यों लिखा? क्योंकि जब भी दो ट्रेनें चलती है, जब दो लोग आपस में चलते हैं, दो ट्रेनें चलती है, दो वस्तु कुछ भी चले, आजकल सब कुछ चलता है भाई, तो कुछ भी चले यदि वो दो लोग चल रहे हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड काम करती है। सेम डायरेक्शन में बात चल रही है तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं इसको थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के उसमें सोचिए। टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था आपने, उससे यदि इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या था? मान लेते हैं कि भैया पहला व्यक्ति एक T1 टाइम और दूसरा व्यक्ति T2। पहले व्यक्ति को समय लगता है 13 सेकंड का समय और दूसरे व्यक्ति को समय लगता है 26 सेकंड का। बहुत ध्यान से सुनना, इसका इतना धांसू तरीका बता रहा हूं करने का कि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा ये तरीका। इसको 13 सेकंड में करता है पहली ट्रेन और 26 सेकंड में। अच्छा, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है तो मैं मान लेता हूँ दोनों ट्रेन मिलकर एक कोई काम कर रही होगी, मतलब खुद को क्रॉस करने का काम कर रही है, दोनों की लेंथ आपस में बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ कुछ एक पर्टिकुलर चीज को क्रॉस कर रही है जो बराबर दी हुई है। मैं बोल सकता हूँ पहली ट्रेन काम कर रही है जो 13 सेकंड में, सेकंड ट्रेन उतना ही काम 26 सेकंड में कर रही है। काम मान सकता हूँ, तो वो काम मैं एलसीएम मानता हूँ इन सबका, टाइम एंड वर्क में पढ़ा है हमने। तो सर यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। और यहाँ से इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी सर? 1। अब आप बोलेंगे सर ये क्षमता कहाँ से आ गई? भैया क्षमता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आएगी? मान लेते हैं ये मीटर में है डिस्टेंस, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी मीटर पर सेकंड। यहाँ से मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में एक काम कर रही है, हर एक सेकंड में ये दो काम कर रही है। यही एफिशिएंसी को हम स्पीड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही है बात? कहीं ना कहीं स्पीड का मतलब यही तो होता है कि प्रति घंटे चली हुई दूरी, प्रति घंटे किया हुआ कार्य, यही तो क्षमता होती है और यही तो स्पीड होती है। तो जो स्पीड होती है वही गाड़ी की क्षमता भी बताता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो सर यहां से अगर हम निकालेंगे तो अब देखिए टोटल काम 26 है, वो बोल रहा है दोनों से कराना है। दोनों से मतलब कि दोनों ट्रेनें साथ में चल रही है। सर दोनों ट्रेनें जब साथ में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी। तो सर टोटल तो आपने लिख दिया 26 है, हमने देखो ये फॉर्मूला बनाया था। तो सर यदि आपको टाइम निकालना है, रिलेटिव स्पीड देखो टाइम निकालना है तो आप क्या बोलेंगे सर? टाइम मतलब क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस तो आपने लिख दिया 26, क्या टोटल डिस्टेंस 26 ही है? 26 तो एक ट्रेन की लंबाई है, लेकिन दोनों ट्रेनें की लंबाई मिलकर कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 26। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो सर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का नेगेटिव मतलब माइनस। तो सर दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी? एक की दो, एक की एक। तो दोनों को मैं माइनस करूंगा तो एक की दो, एक की एक। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 52। इससे बेस्ट तरीका इस दुनिया में नहीं है अभी तक, अभी तक तो नहीं है भाई। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15√3 त्रिज्या की एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देयर इज अ वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस इतनी। एक वुडन स्फीयर है, मान लेते कि स्फीयर है, ये गोला है भैया, बॉल टाइप का समझ लीजिए, खोखला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब। यदि इसमें से मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट करना है तो मैं इस तरीके से बिल्कुल बीच में से कट करूंगा, अंदर से, गोले में से, तो ये क्यूब कट हो जाएगा अंदर से। ठीक है, ये क्यूब कट हो गया। तो इसका बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है आपको? सरफेस एरिया निकालना है। तो भैया इसका सरफेस एरिया बाद में निकालेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट समझिएगा, ध्यान से एक कंसेप्ट समझिएगा, मजा आ जाएगा। ये जो सर्कल भैया है, ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर से जो हमने ये कट किया है ना, मैं ये बोल रहा हूँ ये स्फीयर है, स्फीयर में से हमने जो ये कट किया है क्यूब, यदि मैं क्यूब कट कर रहा हूँ तो क्यूब की जो ये भुजा है ना, ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन नहीं करा पाऊंगा आपको। इन दोनों को यदि मैं मिला दूंगा तो ये जो लाइन है ये स्फीयर के लिए क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर ये लाइन जो ए बी है, ए बी नाम से दे देता हूँ, ये जो लाइन है, ये ए बी जो लाइन है ये स्फीयर के लिए क्या कहलाएगी? तो आप बोलेंगे स्फीयर के लिए डायमीटर कहलाएगी। कहलाएगी।
और यही लाइन क्यूब के लिए क्या कहलाएगी? तो क्यूब के लिए यही लाइन डायगोनल कहलाएगी। डायगोनल कहलाएगी क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, यही होता है। तो सर इसकी लंबाई मान ली मैंने √3a है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वुडन स्फीयर की रेडियस इतनी दी हुई है। अच्छा सर, रेडियस इतनी दी हुई है तो इसकी डायामीटर कितना दिया होगा? जो ए बी डायामीटर है स्फीयर के अकॉर्डिंग, डायामीटर कितना दिया होगा? तो आप बोलेंगे सर 15√3 का 2 टाइम्स होगा। तो सर कहीं ना कहीं इसका डायामीटर 30√3 है। और सर डायामीटर ये दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों की भाषा सेम ही है। तो हमारे हिसाब से सर √3a की वैल्यू कितनी आ गई? 30√3। √3 से √3 कटा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका? इस क्यूब का। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। 6a²। तो 6 इंटू में 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। तो 9 6 54, 54। इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है। मनोज भैया 12 रुपए देते हैं और 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीद कर लाते हैं, और उन्हें 1.5 रुपए में, 1.5 पर पेंसिल में बेचता है। तो उसका लाभ निकालिए। अच्छा, 12 रुपए में यदि 15 पेंसिल खरीदी तो एक बात बताइए, हर एक पेंसिल यहाँ से कितने में पड़ी? तो आप बोलेंगे सर 12/15 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 5 15, 3 4 12। तो इसको निकालूंगा तो 5, हर एक पेंसिल कितने में पड़ेगी? 5 0.8 रुपीज में पड़ेगी, 0.8 रुपए में। और उसको इतने में बेच रहा है। तो मान लेते हैं सर, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, 0.8 की चीज को 1.5 में बेचने का बोल रहा है, इसको काट दूं तो सर बोल सकते हैं कि 8 की चीज को 15 में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो रेशियो से मतलब होता है, बाकी किसी से नहीं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में आंसर लाना हो तो एक्चुअल वैल्यू मैटर करती ही नहीं है, सिर्फ उसका यूज रेशियो निकालने के लिए किया जाता है। तो 8 की चीज को 15 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट कितने पर? 8 पर। परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। 1/8 होता है 12.5। तो 7, उसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 87.5, 87.5। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर, ए एंड बी स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 27 एंड 45। भाई ये क्वेश्चन तो बता चुका हूं यार। 1200 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से क्रमशः एक ही समय पर 27 और 45 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस देख कर आए भाई। पिछले 2-3 जो सेट्स दिए उनको देखें, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे ट्रैक को पहली बार कब मिलेंगे? एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं सर, तो 1200 मीटर कवर करना है, तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो टाइम निकालना है। रिलेटिव स्पीड में एक ही दिशा में दौड़ने पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो आप एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। तो 27 में से यदि मैं 45 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 45 में से 27 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 1200 मीटर अपॉन में 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करूंगा? 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। 18 से 18 कट गया, तो 1200 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा? 240 सेकंड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो किस्म के अम्ल हैं, ए जिसकी कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है सर, जबकि बी जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 92 रुपए प्रति लीटर हो जाए? ये इतना सरल क्वेश्चन है भैया, मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही होगा। इनका डिफरेंस यहां लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे। 4 2 8, 4 3 12, 2:3 में मिलाएंगे सर, यही आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। ये पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पसंद आया भाई, वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट रहना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इंस्टाग्राम से आप मिल सकता है, आप मुझे मैसेज करें, वहां से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।